वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन के अंदर वी स्टडीड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और हमने ये भी देखा था कि रदरफोर्ड ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए उससे कैसे ही कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग, जो कि एक लिमिटेशन थी थॉमसन मॉडल के। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन हमने ये भी देखा कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ लिमिटेशंस रही, जैसे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, then it could not explain the spectra shown by the atoms. अब नेक्स्ट जो मॉडल हमारे पास आ रहा है दैट इज द बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में विल सी कैसे बोर was successful in overcoming those limitations, in how he was successful in explaining those limitations, कैसे उसका जो मॉडल था वो सक्सेसफुली ओवरकम कर गया उस लिमिटेशंस को। तो वी स्टार्ट विद द postulates ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोर के जो postulates हैं दे आर बेस्ड ऑन टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स। बोर्स का जो मॉडल है दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बेस्ड है। वन वाज द न्यूटोनियंस थ्योरी, न्यूटोनियंस क्लासिकल मैकेनिक्स जो था उसके ऊपर बेस्ड है। सेकेंडली इट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरीज पे बेस्ड है, एक तो क्लासिकल न्यूटन्स क्लासिकल थ्योरी पे, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे बेस्ड है। And Bohr, he took many postulates of Rutherford model because Rutherford model was also based on classical mechanics। वो भी classical mechanics पे based था। classical mechanics means कि वहां पे उसने कॉन्सेप्ट लिया है सेंट्रीपिटल फोर्स का और रिलेट किससे किया था उसको जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो लेट अस स्टडी द फर्स्ट पोस्टुलेट। First postulate says that atom consists of central tiny core in which entire positive charge and almost whole mass of atom is concentrated. So we can see clearly that this postulate has been taken almost as same as that from the Rutherford model. आगे भी postulates आ रही है। जो first postulate है basically it has been taken from the Rutherford model क्योंकि this is based on the classical mechanics। तो इट इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुटेबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, हैविंग एज मच नेगेटिव चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस सो दैट एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, पहला उसने क्या कहा कि एटम के अंदर सेंट्रल टाइनी कोर है, जो कि रदरफोर्ड ने भी कहा था अपने गीगर मास्टरन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसके अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास। ऑलमोस्ट होल मास का मीनिंग वी नो इज कंसंट्रेटेड, इट इज सराउंडेड बाय सर्टेन सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके आसपास क्या है, उस न्यूक्लियस के आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हैविंग सुटेबल का मीनिंग जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके आसपास, एंड so that the atom is neutral। these electrons they revolve around the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, and the centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो मिल किससे रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रही है, न्यूक्लियस के बीच में हो रहती है और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रहती है। तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल एंड इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स। नाउ विल सी दैट हाउ डू वी एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। postulates of Bohr's model they are very important। अब इसके अंदर मैथमेटिकली वी कैन से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, mv²/r। इट इज विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी बनेगी, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है Ze, इलेक्ट्रॉन पे कितना है हमारे पास E है, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास r²। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पोस्टुलेट। सो वी कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। Why are we studying the mathematical portions? Because इसी के बेसिस पे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और सारी चीजें हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स भी हमें चाहिए। अब सेकंड पोस्टुलेट आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। A question is always asked on this topic, Bohr's second postulate of quantization of angular momentum। अब इसमें तो इतना कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। अब सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास दैट वाज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एंड इन द सेकेंड पोस्टुलेट वी विल सी, second and third postulate will learn how
बोहर वाज सक्सेसफुल इन ओवरकमिंग दोज लिमिटेशंस। बोहर ने कैसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया और कैसे उसको उन लिमिटेशंस को अपने मॉडल में से हटाया। तो पहले हमारे पास आता है कि बोहर का पोस्टुलेट जो है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे कि जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसी हैं, नॉन रेडिएटिंग है। बोहर ने उन ऑर्बिट्स का नाम रखा स्टेशनरी ऑर्बिट्स और उनको कहा कि ऑर्बिट्स कैसी हैं, नॉन रेडिएटिंग है। अगर हम बात करें रदरफोर्ड मॉडल की तो वहां लिमिटेशन है स्टेबिलिटी को लेकर के, जहां हमें पता लगता है कि जब जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, जिस कारण से वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट होने के कारण ही उसका जो पाथ है वो स्पाइरल हो जाता है एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस में जंप करता है, जो कि ऐसा कभी नहीं होता। तो रदर बोहर ने उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं, पहली बात वो नॉन रेडिएटिंग है। नॉन रेडिएटिंग मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर, जिसको उसने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तब तक वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, सो ही कॉल्ड देम दीज ऑर्बिट्स एज द नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। और फाइनली फिर उसने ये भी बताया कि इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड ऑन व्हाट इज द परमिसिबल कंडीशन फॉर अ स्टेशनरी ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर के अकॉर्डिंगली एक परमिसिबल ऑर्बिट कौन सी हो सकती है, तो उसने कहा है कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट, नाम क्या रखा उसने, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी का मीनिंग तो होता है रेस्ट पे, लेकिन यहाँ स्टेशनरी का ऑर्बिट का मतलब रेस्ट नहीं है। यहाँ मतलब है स्टेशनरी ऑर्बिट इज वन वेयर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। जहाँ पे टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू की हो सकती है। ठीक है, अब इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, दिस इज द बोहर्स कंडीशन, बोहर्स डेफिनेशन फॉर अ स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे बोहर ने डिफाइन किया है कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगी। उसके अकॉर्डिंगली, बोहर के अकॉर्डिंगली, एक स्टेशनरी ऑर्बिट, एक नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट, एक स्टेबल ऑर्बिट वो होगी जिसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। मींस कि एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। एंगुलर मोमेंटम कैन टेक ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज, और वो वैल्यूज क्या क्या होंगी, वो वैल्यूज होंगी हमारे पास एम वी आर, दिस वी कॉल एज द एंगुलर मोमेंटम। इट इज अ मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वो हमेशा h अपॉन 2 पाई का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, where n can take the values 1 to 3 and so on, and this we call it as the, where n is the principal quantum number। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन का मीनिंग वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आल्सो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहा था हमने कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, मतलब चार्ज के ऊपर, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन हैव ओनली इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ई। यहाँ पे हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो सकता है। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या क्या हो सकता है, आइदर द एंगुलर मोमेंटम कैन बी h अपॉन 2 पाई, इट कैन बी 2h अपॉन 2 पाई, इट कैन बी 7h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यूज क्या रहेंगी, एक्सेप्टेबल वैल्यूज रहेंगी। 3 अपॉन 2 h अपॉन 2 पाई ये परमिसिबल नहीं है। 5/7 h अपॉन 2 पाई ये भी परमिसिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। सो दिस इज हाउ, so in this postulate Bohr has explained, Bohr has defined stationary orbit. So we can say that in second postulate Bohr defined stationary orbits, उसने stationary orbits को define किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने स्टेबिलिटी के लिमिटेशन को, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो स्टेबिलिटी की जो लिमिटेशन थी उसको कुछ हद तक एक्सप्लेन किया है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कम्स विद द थर्ड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट दोबारा देखते हैं। पहला है कि
इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज नॉन रेडिएटिंग सर्टेन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करेगा, सारी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा। वो ऑर्बिट्स नॉन रेडिएटिंग होंगे। नॉन रेडिएटिंग मतलब वहां पे जब तक इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। उन ऑर्बिट्स का नाम स्टेशनरी ऑर्बिट रखा गया है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब रेस्ट नहीं है। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, अपनी वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। और वो स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन क्या है, एक परमिसिबल ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसकी कंडीशन क्या है कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा h/2 का। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। मैथमेटिकली mvr will be equals to nh/2 where n is a principal quantum number and it can take the values 1 2 3 and so on. So this is the way बोहर डिफाइंड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर ने क्या किया है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिफाइन किया है। अब थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास आता है which is related with the absorption and emission of energy। ठीक है, तो दो पोस्टुलेट्स हम कर लेते हैं, फिर हम विल कम टू द थर्ड पोस्टुलेट। Now we come to the third postulate। Third postulate is related to absorption or emission of energy। सेकेंड पोस्टुलेट में कहा है कि ऑर्बिट्स कैसी हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं। नॉन रेडिएटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो एनर्जी कभी रेडिएट करेंगी नहीं, ठीक है। तो कंडीशन क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा या उसका रिवर्स कभी भी क्या एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो दिस थर्ड पोस्टुलेट रिलेट्स विद द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी। इट सेज दैट सपोज दैट देयर आर टू लेवल्स, there are two specified energy levels। दो specified energy levels हैं। this was the first, we call this as the inner level। ये हमारे पास inner level है and here we have the outer level। this is E2। we have taken two levels, one is the level 1 and second is the level 2। इसको हमने inner level कहा है, इसकी total energy E1 है। ये second level है जिसको हमने कहा है outer level है। outer level which is away from the nucleus, inner level which is closer to the nucleus। और E2 उसकी total energy है। अब ये कहता है postulate कि emission और absorption takes place only when electron makes a transition from one specified energy level to another। absorption भी होगा, emission भी होगा, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन मतलब जंप करेगा, कहां से, किसी एक स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल से। स्पेसिफाइड कौन से, these are the specified energy levels। इन specified energy इसके अकॉर्डिंगली जो specified energy level होगा, इलेक्ट्रॉन जब जब जंप करेगा एक specified energy level से दूसरे वाले पे चाहे जंप करेगा, तब तब क्या होगा, emission या absorption होगा। अब emission कब होगा और absorption कब होगा, तो आगे वो भी है। the difference in total energy of two levels। जो दो levels हमने लिए, इनकी टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखें क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा E2 माइनस E1। ठीक है, दिस द आउटर लेवल। आउटर लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है, इनर लेवल्स की एनर्जी कम होती है। दिस विल स्टडी। तो आउटर लेवल और डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया एनर्जी ऑफ आउटर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ इनर लेवल। द डिफरेंस इन टोटल एनर्जी ऑफ टू लेवल्स इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर लेवल टू आउटर लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इन द इनर स्टेट, ठीक है। अब इसको जंप करके कहा जाना है, आउटर स्टेट पे जाना है। आउटर मतलब इट हैज टू जंप टू द आउटर स्टेट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 क्या करना पड़ेगा, इसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। सो दिस मच एनर्जी हैज टू बी, दिस मच एनर्जी डिफरेंस हैज टू बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा, तब जाकर के जंप करेगा इनर लेवल से जाकर के आउटर लेवल पर, ठीक है। सो द डिफरेंस इन टोटल एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर लेवल टू आउटर लेवल एंड एमिटेड। सेकंड केस एमिशन, एमिशन की कंडीशन आ गई है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर लेवल टू द इनर लेवल। सपोज इलेक्ट्रॉन जंप करता है, आप
आउटर से इनर लेवल पे जंप करता है, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। इसको कहते हैं हम एक्साइटेशन एंड दैट इज कॉल्ड द डी एक्साइटेशन, वापस नीचे इनर लेवल्स पर आना। तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप्स एंड इट इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर लेवल टू द इनर लेवल। इतना ही डिफरेंस जो है उसको क्या करना होगा, एमिट भी करना होगा। तो इतना डिफरेंस वो एमिट करेगा। एमिशन किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन की फॉर्म में। एमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन की फॉर्म में होगी, और ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एब्जॉर्प्शन, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड हियर इट इज एमिशन। एमिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर पर होगा, और एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इनर से आउटर ऑर्बिट पे। अब ये एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, दिस E2 minus E1 will be given by the Planck's quantum theory. It is E2 minus E1 is equals to h nu is equals to hc by lambda. So this is the mathematical form for the थर्ड पोस्टुलेट। ये थर्ड पोस्टुलेट के लिए हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन आती है। समटाइम्स E2 is called, it is represented by E final, हम इसको E आउटर भी कह सकते हैं, इसको E इनर भी कह सकते हैं, या हम इनको रिप्लेस कर देते हैं इनर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट से, इनिशियल और फाइनल से भी लिख देते हैं इसको हम। तो यहाँ पे E2 represents the total energy of the electron in the outer level and E1 represents the total energy of the electron in the inner level. So जो थर्ड पोस्टुलेट है उसने हमें बताया कि एमिशन अब्जॉर्प्शन कब होगा। तो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों पोस्टुलेट से रदरफोर्ड के जो लिमिटेशंस थी बोहर के मॉडल ने ओवरकम की है। ठीक है, बोहर की कंडीशन क्या क्या रही थी, रदरफोर्ड मॉडल की कंडीशन क्या क्या लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ड्रॉबैक क्या आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एनर्जी रेडिएट करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तब तक एनर्जी रेडिएट करेगा, तो स्टेबल नहीं हो सकता। बोहर ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, उसने कहा कि ऑर्बिट्स तो पहली बात नॉन रेडिएटिंग है। ठीक है, अब ऐसे तो कोई भी कह सकता था कि नॉन रेडिएटिंग है, तो उसने कंडीशन भी दी है कि जो ऑर्बिट्स होंगी उनकी कंडीशन क्या रहेगी, उसका एंगुलर मोमेंटम ये रहेगा। अब ये जो कंडीशन आई है, जो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, बोहर ने एक्सपेरिमेंटली मेजर की थी। ठीक है, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम मेजर किया एंड फाइनली ही अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन। बट few years later, after around 25 years later, D Broglie, or we call it the D Broglie, he explained, he gave this condition, he mathematically proved this condition कि कहाँ से ये कंडीशन आ रही है, क्यों आ रही है ये कंडीशन। तो we'll study that also। तो इससे बोहर ने क्या किया है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, सक्सेसफुली ओवरकम किया रदरफोर्ड के लिमिटेशन को। फिर तीसरा उसने ये भी, तीसरे पोस्टुलेट से उसने ये भी बता दिया कि एमिशन एब्जॉर्प्शन कब होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टुलेट्स हैं और पूरी जो बोहर की थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज द न्यूटोनियंस क्लासिकल फिजिक्स, जो कि हमारे पास mv²/r इज इक्वल टू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हमने कंडीशन लगाई है। और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि एमिशन एब्जॉर्प्शन जब होता है फोटॉन्स की टर्म्स में होता है, और फोटॉन्स की कंडीशन जो ली गई है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ली गई है। ठीक है, तो ये हमारे दो तीन पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू लर्न दिस पोस्टुलेट्स, क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, एंड नाउ यूजिंग these postulates we will derive the expression for radius of electron in the hydrogen atom। एक रेडियस जो है ऑर्बिट का, when the electron is orbiting in an atom, और उसके अंदर जो उसका रेडियस होगा, हमें रेडियस की रिलेशन निकालनी है, हमको टोटल एनर्जी की रिलेशन निकालनी है। क्लियर? Now we have to derive an expression for radius of orbit in which the electron is revolving in a hydrogen atom। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर के जो पोस्टुलेट्स थे
Bohr was successful in explaining the arrangement of electron in a hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम की थ्योरी को वो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल था, बोर्स postulate. तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है यूजिंग बोर्स postulate ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज विल सी दैट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल अगेन. बोर्स के मॉडल में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स. ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारे पास कौन सा आता है? हाइड्रोजन एटम आता है, हीलियम प्लस आता है, लिथियम प्लस प्लस आता है, तो उसी भी अप्लाई कर रहे हैं. तो यूजिंग बोर्स postulate ऑफ हाइड्रोजन एटम शो दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज n स्क्वायर. हमें शो करना है कि ऑर्बिट का रेडियस जो है वो क्या कर रहा है? n स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज कर रहा है, where n is what? n is a principal quantum number. Hence we have to find Bohr's radius. तो Bohr's radius क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू होती है? This will also calculate. So how to start this question? This question is asked for 2 marks. डेरिवेशन पार्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड्स में इसी तरीके से पूछा जाता है. तो इसका आंसर लिखते हैं हम. हाउ टू स्टार्ट इट नाउ? वी से दैट फ्रॉम for Bohr's first postulate, Bohr's first postulate, फर्स्ट postulate से हमारे पास क्या आया था? That mv square by r is equals to k ze square by r square. ये तो फर्स्ट postulate से आया हमारे पास. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से r से r हम कैंसिल कर देते हैं. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाती है कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? k z स्क्वायर अपॉन r. ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाती है यहाँ पे. इसको हमने फर्स्ट मार्क कर दिया. और फिर लिखते हैं हम फ्रॉम बोहर्स सेकेंड postulate. सेकेंड postulate हमारे पास क्या है? दैट एंगुलर मोमेंटम mvr इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड postulate है. अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है? हमें r की रिलेशन निकालनी है. अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस रिलेशन में हमारे पास 2 क्वांटिटीज वेरिएबल हैं. एक वेरिएबल कौन सी है? वेलोसिटी, और दूसरी क्या है? रेडियस. इसमें भी वेलोसिटी है और रेडियस है. बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स हैं. बाकी सब में क्या है? मास है, m है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट रहेगा. E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर है, k हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन से, जिसमें अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, हमें उसमें से एक वेरिएबल को हटाना है और दूसरे को निकालना है. ठीक है, दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसको हटाना है? हमको वेलोसिटी को हटाना है और रेडियस की वैल्यू निकाल करके लानी है. तो देयर आर मेनी मेथड्स. आपको एलिमिनेशन मेथड्स आते हैं, आप जिस मर्जी मेथड से फॉलो करिए. हम सिंपल सा मेथड फॉलो करते हैं. तो हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें यहाँ से दिख जाती है NH अपॉन 2 पाई mr. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया यहाँ पे. और यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे. अब आपको खुद साथ साथ सॉल्व करना है. ये मैथमेटिकल पोर्शन है एंड दिस सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज डेफिनेटली आस्क्ड. जितने भी हम चैप्टर्स अगर बात करते हैं +2 के अंदर, सबसे में से इजीएस्ट चैप्टर में से हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर आता है. स्कोरिंग चैप्टर है. थोड़ी सी मेहनत से इसमें काफी सारी आउटपुट निकल आती है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, यहाँ वेलोसिटी हमें दिख रहा है. हमें रेडियस निकालना है. रेडियस निकालने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू लीजिए यहाँ से और यहाँ से सब्स्टिट्यूट करिए. वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद सॉल्व करिए. वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की ये रिलेशन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करिए और फिर सॉल्व करके रेडियस का फॉर्मूला निकालना है आपको. ठीक है, मैं पॉज को, आप भी पॉज कीजिए, मैं ब्रेक दे रहा हूँ आपको, ताकि साथ साथ आप इसको हम फिर वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को. चलिए स्टार्ट करते हैं. कर लिया होगा आपने. वेलोसिटी की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की है. तो वेलोसिटी अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से m इंटू, तो वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1. 2 को हम 1 में पुट करते हैं. m इंटू v स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ से? nh अपॉन 2 पाई mr. इसका भी क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है. ठीक है,
v की वैल्यू ली हमने एन एच अपॉन टू पाई एम आर, एम इंटू एन एच अपॉन टू पाई एम आर का होल स्क्वायर रख लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमको एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये रिलेशन आ रही है हमारे पास, m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हम कुछ कैंसिल कर देते हैं, इस m को इस m के साथ कैंसिल कर रहे हैं, इस r को भी इसके साथ हम कैंसिल कर रहे हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस r, हमें r की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो r को हम ऊपर ले जाते हैं और इनको हम रीअरेंज कर देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ रहा है हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ये रिलेशन है हमारे पास। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू हमें दिखती है, इसको ऊपर इसको नीचे शिफ्ट करते हैं। r हमारे पास आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। So this gives us the formula for the radius of orbit in which electron is revolving. तो हमने बोहर के पोस्टुलेट से ही रेडियस निकाला है। कैसे रेडियस निकाला है? हमने फर्स्ट पोस्टुलेट लिया, फर्स्ट पोस्टुलेट की मैथमेटिकल कंडीशन लगाई है। स्टेप्स आर वेरी सिंपल, एम वी स्क्वायर बाय आर के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किया, यहाँ से हमने आर कैंसिल करके रिलेशन लिख दिया। सेकंड पोस्टुलेट हमने बोहर का सेकंड पोस्टुलेट उठाया, वहां से मैथमेटिकल के एक्सप्रेशन लेकर के यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली है। यू कैन डिवाइड द टू रिलेशंस आल्सो, देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व इट। तो आप जैसे मर्जी मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। हमने यहाँ से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट की है, इसका स्क्वायर किया है, m और m को कैंसिल कर दिया, इस r और r को भी कैंसिल कर दिया, इसको दोबारा लिख लिया हमने यहाँ पे, के जेड स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आए, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। रेडियस को हमने ऊपर शिफ्ट किया है, के जेड स्क्वायर को नीचे शिफ्ट किया, तो फॉर्मूला आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी हमारे पास। और बाकी सारी क्वांटिटीज अगर हम देखते हैं तो एच स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये सारी क्वांटिटीज, ऑल दीज क्वांटिटीज, दीज आर अ स्टैंडर्ड कांस्टेंट। ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। चेक कर लेते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये कांस्टेंट रहेगा, के 9 × 10⁹ है, जेड की वैल्यू 1 है, ई की भी एक कांस्टेंट है। So from here we can say that R is equals to, we can write that R is equals to a constant into n square, or we can write that R is proportional to n square. ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, और ये कंफर्म कर रहे हैं हम इस पार्ट को, that the radius of orbit of revolving electron increases as n square. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। So we can say that thus radius increases as n square, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अब आता है बोहर्स रेडियस निकालना, अब वैल्यू भी निकालनी है हमें, तो हम इसका एक जनरल पार्ट करते हैं पहले। अब राइट ऑन पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, अब हम सारी इसके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यूज डाल देते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज कौन कौन सी हैं, देखें, r इज इक्वल टू पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, लेट दिस इक्वेशन बी नंबर 3, इक्वेशन इन 3 में पुट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज इन 3 में पुट कर रहे हैं, तो r कितना बनेगा हमारे पास n स्क्वायर, h कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने यहाँ पे। नीचे है हमारे पास 4 आता है, पाई स्क्वायर आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। m लेना है, k की वैल्यू लेनी है हमने 9 इंटू 10⁻9 ली हमने k की वैल्यू, और साथ में z की वैल्यू तो 1 ली है, और ये 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे हमारे पास ये कूलम में आ रहा है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में आ जाएगा। यू कैन स्किप द यूनिट्स आल्सो, यूनिट स्किप कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमें पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट that now we'll get r is equals to 0.529 n square। तो ये हमारे पास रेडियस का रिलेशन आता है, when we solve it we get 0.529 n स्क्वायर, और ये हमारे पास रिजल्ट आता है एंगस्ट्रॉम के अंदर, यहाँ जो यूनिट्स रहेगी वो एंगस्ट्रॉम रहेगी, और एंगस्ट्रॉम कितना होता है हमारा 10⁻10 मीटर। ठीक है, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.529, और ये n स्क्वायर हमारा एज इट इज है, और सारे को सॉल्व करके यूनिट्स किस में आ जाएंगी, हमारी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी।
अब व्हाट इज बोहर्स रेडियस? बोहर्स रेडियस क्या होता है? द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज बोहर्स रेडियस? तो बोहर्स रेडियस हम लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज बोहर्स रेडियस? बोहर्स रेडियस होता है हमारे पास रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोहर्स रेडियस किसको कहते हैं? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको कहा जाता है बोहर्स रेडियस कहा जाता है। तो फ्रॉम हियर वी पुट n इज इक्वल टू 1 हियर। अब n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस वी कॉल इट एज द बोहर्स रेडियस। यही हमारे पास क्या है? यही हमारा बोहर्स रेडियस है। ठीक है, एक रिजल्ट हमारा जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने सबसे पहले ये डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन करने के बाद हमसे पूछा गया बोहर्स रेडियस पूछा गया है। बोहर्स रेडियस 1 मार्क में डायरेक्टली भी पूछा जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये अब मैं यहाँ पे r के साथ साथ सबस्क्रिप्ट में n लगा रहा हूँ ये यहाँ पे। इट इज वी कॉल इट एज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। r सबस्क्रिप्ट में n, इट्स अ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मतलब हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक रिजल्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द रिजल्ट? वी कैन से दैट एज आर एन इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। आर एन क्या आया है हमारे पास? आर एन कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मीन्स द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, दैट इज r1 इज टू r2 इज टू r3 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब बोहर्स की रेडियस जो ऑर्बिट्स हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इस तरीके से हम रेशियो ऑफ रेडियाई भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पता है तो हम सेकंड का निकाल सकते हैं। मतलब सेकंड का और रेडियस कितना होगा? मींस r2 बाय r1 कितना हो जाएगा? r2 बाय r1 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर आ जाएगा। और फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट r2 इज इक्वल टू r2 कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स r1 आ जाएगा। ठीक है, r1 की वैल्यू हमारे पास है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास जनरल फॉर्मूला आया है nth ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट का हमने निकाल लिया जिसको कि बोहर्स रेडियस कहा जाता है। और ऐसे किसी भी ऑर्बिट का हम रेडियस निकाल सकते हैं अगर हमें फर्स्ट का हमें लर्न है। तो फर्स्ट का आंसर हमें लर्न का रखना होता है, रेडियस जो है इस वैल्यू वी हैव टू रिमेंबर। and finally we can calculate the radius of any of the orbit. This question is also asked for 1 mark। MCQs में भी पूछा जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर है अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 1 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। ठीक है, फॉर्मुलों के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस फॉर्मेट किए जाते हैं इसके अंदर। वी कैन सॉल्व व्हिच वी कैन सॉल्व वेरी इजीली इफ वी रिमेंबर द फॉर्मूले।